हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईंधन सेल यानी फ्यूल सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो ईंधन सेल एक प्रकार का वैद्युत रासायनिक सेल है। मतलब ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो चूँकि ईंधन सेल भी वैद्युत रासायनिक सेल है, इसलिए ये भी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। लेकिन इस सेल को जो रासायनिक ऊर्जा है वो ईंधन से प्राप्त होती है। मतलब वो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो ईंधन सेल में जो ईंधन का उपयोग किया जाता है वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, प्रोपेन आदि हो सकते हैं। तो इस तरह के ईंधन का उपयोग किया जाता है और इनकी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। तो ईंधन सेल कई प्रकार के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला ईंधन सेल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल यानी H2O2 फ्यूल सेल। तो इस सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। और इस सेल का सबसे पहले निर्माण बैकेन ने किया था 1959 में। तो चूँकि इस सेल का निर्माण बैकेन ने किया था, इसलिए इस सेल को बैकेन सेल भी कहते हैं। और अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इस सेल का उपयोग किया गया था। यानी इस सेल की वैद्युत ऊर्जा का उपयोग अपोलो स्पेस शिप को चलाने में किया गया था। यानी उसकी वैद्युत ऊर्जा का प्रयोग यहाँ पे किया गया था। और देखा जाता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल से वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन तो होता ही है, साथ ही साथ जल का भी उत्पादन जल भी जो है सह उत्पाद के रूप में यहाँ उत्पन्न होता है। तो हमें यहाँ जल भी प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ईंधन सेल से जल भी प्राप्त हो रहा था, उस जल का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पीने के लिए भी उपयोग किया गया था। अब आगे हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल की क्रियाविधि को पढ़ेंगे। ये एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल है जिसमें 2 सरंध्र कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया गया है। 2 कार्बन इलेक्ट्रोड हैं। सरंध्र मतलब कि इसमें बहुत ही सूक्ष्म रंध्र छिद्र बने हुए हैं, जिससे कि जो पदार्थ हैं वो इसके आर पार जा सकें। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया गया है। तो इलेक्ट्रोड चालक तार द्वारा जुड़े हुए हैं और साथ में बीच में एक वोल्टमीटर स्थापित कर दिया गया है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की भांति कार्य करता है, दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड की भांति कार्य करता है। तो चूँकि ईंधन सेल जो है एक वैद्युत रासायनिक सेल है और वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड पे ऋण विभव होता है और कैथोड पर धन विभव होता है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सेल जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक वैद्युत रासायनिक सेल और दूसरा है वैद्युत अपघटनी सेल। तो अगर वैद्युत रासायनिक सेल होगा तो उसमें एनोड ऋणात्मक होगा और कैथोड धनात्मक होगा। और अगर वैद्युत अपघटनी सेल होगा तो उसमें एनोड धनात्मक होगा और कैथोड ऋणात्मक होगा। लेकिन अभिक्रिया सेम होगी दोनों में, यानी एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण ही होगा और कैथोड पे हमेशा अपचयन हुई होगा। तो दोनों सेल में यही अभिक्रिया होगी, लेकिन जो उस पर विभव होगा वो अलग अलग होगा। तो ये सेल जो है ईंधन सेल वैद्युत रासायनिक सेल है, इसलिए इसमें एनोड पे ऋण विभव ही होगा और कैथोड पर धन विभव होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि इन 2 इलेक्ट्रोडों के बीच एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ है, यानी जैसे NaOH या फिर KOH कोई एक पदार्थ भरा हुआ है। मान लेते हैं हम यहाँ पे NaOH ही भरा हुआ है। तो ये जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है ये यहाँ पे आयनित हो जाते हैं, यानी N+ और OH- में टूट जाते हैं, Na+ और OH- में। तो अब इस द्वार से हम ईंधन को प्रवाहित करेंगे। तो यहाँ पे ईंधन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इधर से हाइड्रोजन को, इधर से ऑक्सीजन को प्रवाहित किया जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन का जो प्रवाहित किया जा रहा है, तो ये हाइड्रोजन इस OH- से, वैद्युत अपघट्य पदार्थ के OH- आयन से अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके ये H2O देगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा। यानी इस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे H2O प्राप्त होगा और इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे।
तो H2O विलयन इस वैद्युत अवघट पदार्थ में चला आएगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस छड़ पे जमा हो जाएंगे। तो यहाँ की हम एनोड पे होने वाली सेल अभिक्रिया को देख सकते हैं। इस प्रकार से एनोड पे होने वाली अभिक्रिया हो जाएगी H2 और प्लस OH माइनस, ऐसे बनेगा H2O और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। तो इस अभिक्रिया को हम बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बैलेंस नहीं है, तो अब यहाँ पे हम 2 2 2 लिख दिए। अब ये बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा बराबर हो गई है और साथ ही साथ यहाँ पे 2 ऋणावेश था तो वो 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में मुक्त हो जाएगा। तो इस तरीके से एनोड पे होने वाली ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब हम ये कैथोड पे होने वाली अपचयन अभिक्रिया को देखेंगे। तो एनोड पे होने वाली अभिक्रिया से जो जल प्राप्त हो रहा है उस जल से इधर से प्रवाहित जो ईंधन O2 है, ऑक्सीजन है, वो अभिक्रिया करता है। मतलब ऑक्सीजन अब H2O से अभिक्रिया करता है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उत्पन्न हो रहे थे, त्यागे जा रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन अब इस चालक तार के माध्यम से इस दूसरे इलेक्ट्रोड में चले आते हैं और वो उस इलेक्ट्रॉन का भी संयोग होता है। यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं और संयोग करके OH माइनस देते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीजन जल और इलेक्ट्रॉन संयोग करके OH माइनस दे रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संयोग हो रहा है, यानी अपचयन अभिक्रिया हो रही है। तो एक बार फिर से अभिक्रिया हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो H2 प्रवाहित हो रहा है उससे ये जल वैद्युत अपघट्य पदार्थ का OH माइनस अभिक्रिया कर रहा है और यहाँ से H2O और इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस छड़ पे जमा हो रहे थे और H2O विलयन में आ गया था और ये H2O इधर से प्रवाहित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन अब इस इलेक्ट्रोड में चले आ रहे हैं तो उनसे भी अभिक्रिया करके OH माइनस दे रहा है। तो इस तरीके से कैथोड पे होने वाली अभिक्रिया ये हो गई। अब हम सेल अभिक्रिया प्राप्त करने के लिए एनोड और कैथोड दोनों की अभिक्रियाओं को जोड़ देंगे, लेकिन दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करने के लिए हम इस अभिक्रिया में 2 का गुणा कर देंगे और फिर दोनों को जोड़ेंगे। तो अभिक्रिया जोड़ रहे हैं तो ये देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड में है, तो ये इस 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और OH माइनस से भी OH माइनस कट जाएगा और यहाँ पे 2H2 है, यहाँ पे 4H2O है। तो 2H2O कट जाएगा यहाँ पे और 2 बच जाएगा, मतलब कि यहाँ पे अभी 2H2O बच जाएगा। तो इस प्रकार सब काटने के बाद जो हमें बच रहा है वो इधर है H2O और O2, तो 2H2O और O2 लिख दिए और इधर बच रहा है केवल 2H2O। यानी जब सेल में अभिक्रिया होती है तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी हमें वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है और साथ ही साथ जल भी सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस सेल के कुछ लाभ और कुछ हानियाँ हैं जिसको आप स्वयं बुक से पढ़ लीजिएगा।